हम लोग देखेंगे ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर जो है एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जब भी किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया फीवर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब एग्जैक्टली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन होता है और यदि वो बिगड़ जाता है तो एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक वाटर फीवर को प्रोड्यूस करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है, उसमें से एक टाइप है ब्लैक वाटर फीवर। इसके अलावा जो वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, वो ब्लैक वाटर फीवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जिसकी बॉडी में मलेरिया है लेकिन उसका जो कॉज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक वाटर फीवर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्लैक वाटर फीवर का जो कॉज होगा वो है इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा ह्यूमन बॉडी में और प्रोड्यूस करेगा ब्लैक वाटर फीवर। ठीक, आगे देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फैल्सीफेरम मलेरिया का जो है वो है एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, सडन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। दिमाग में बैठा लीजिए आप हमेशा, जब भी ब्लैक वाटर फीवर हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फैल्सीफेरम जो मलेरिया के कारण क्या हो रहा है, सडन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। सडन इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ पर, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, जो आरबीसी हैं वो टूटने लगेंगी। ठीक है, आरबीसी क्या होने लगेंगी, टूटने लगेंगी, उसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली वो होता है ब्लैक वाटर फीवर में। ब्लैक वाटर फीवर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सडन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, अचानक से आरबीसी का टूटने लगना बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ में उसमें आपको फीवर मिलेगा जो मलेरिया का मिलता है, और इंपॉर्टेंट सिम्टम एक और मिलता है हमको, यूरिन में क्या मिलती है, हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, मलेरिया के पूरे सिम्टम जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के या जो मलेरिया के जो सिम्टम है पूरे सिम्टम मिलेंगे। साथ में क्या होगा, इन सडन सडन क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस मतलब आरबीसी टूटने लगेंगी ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। एंड जिस कारण से क्या होगा, लार्ज नंबर में जब आरबीसी टूटती हैं तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, और वो इतना हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है कि वो यूरिन से बाहर आने लगता है। उस पेशेंट के यूरिन में भी आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो जब भी ब्लैक वाटर फीवर की हम बात करेंगे तो उसमें आपको जो फाइंडिंग मिलेगी, यूरिन में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। यूरिन में हीमोग्लोबिन क्यों मिलेगा, ड्यू टू सडन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो मलेरिया फीवर में जो सिम्टम वो तो होंगे ही, साथ में एक सिम्टम को मिलेगा और आपको साइन मिलेगा, यूरिन में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि अंदर आरबीसी आपकी टूट रही है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन है किसका, या कॉम्प्लिकेशन है किसका, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का। आगे बात करते हैं कॉज। कॉज मैंने आपको एग्जैक्टली इसका कॉज क्या होता है, कॉज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा एरिया, एंडेमिक एरिया ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मतलब ऐसा एरिया, ऐसा एंडेमिक एरिया जिसमें बार बार कहना चाहिए वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा एरिया जहाँ पर कंटिन्यूसली लगातार वहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। किसका इन्फेक्शन हो रहा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और उसको रोकने के लिए इन एडुकेट क्या कर रहे हैं हम लोग, डोज ले रहे हैं क्विनिन का। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंडेमिक एरिया जहाँ होते हैं, एंडेमिक एरिया वो होते हैं जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, यदि हम बोलेंगे एंडेमिक एरिया ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली लगातार आपको क्या मिल रहे हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एरिया में डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, क्यूनिन एक ड्रग होती है जो बेस्ट एंटी मलेरिया ड्रग होती है, उस ड्रग को यूज करते हैं एज अ प्रोफिलैक्सिस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफिलैक्सिस के रूप में यूज करते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिपीटेटेड क्लिनिकल अटैक, यदि आपको रिपीटेड बार बार आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है
तो उससे बचाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्यूनिन देते हैं एंड साथ में प्रोफिलैक्सिस मतलब बचाव के लिए पेशेंट को देते हैं। किसी को यदि एक फैमिली है, एंडेमिक एरिया है और उस एंडेमिक एरिया में एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 में से एक को फैल्सीफेरम हो गया, फिर दूसरे को भी हो गया, फिर तीसरे को भी हो गया, 2 लोग को बचाना है, 2 लोग को उनसे बचाना, 2 लोग को ना हो जाए फ्यूचर में, इसलिए पहले के पहले हम प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, बचाव के रूप में उसको क्यूनिन दे देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्रीटमेंट के लिए भी क्या होता है, बार बार यदि फैल्सीफेरम का अटैक हो रहा है तो बार बार क्यूनिन हम रिपीट करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो इन दिस केस क्यूनिन एक्ट एज द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। जो क्यूनिन है यहाँ पर क्या करने लगता है, एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के रूप में काम करने लगता है। पहला कॉज है ब्लैक वाटर फीवर का, मतलब इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का। ब्लैक वाटर फीवर मतलब इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, इसका यही मतलब होता है। और हिमोलिसिस के लिए पहला कारण क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। यदि किसी को बार बार हो रहा है तो वो रीजन है। तीसरा क्या बताएंगे, बार बार हो रहा है तो ट्रीटमेंट हम क्या ले रहे हैं, क्यूनिन। तो जो है जब बार बार क्यूनिन बॉडी में जाती है तो वो क्यूनिन भी क्या होता है, इस जो आपकी इंट्रावेस्कुलर जो हिमोलिसिस हो रहा है, ये जो ब्लैक वाटर हो रहा है, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन जाता है ऐसे पेशेंट में जिसने ब्लैक वाटर फीवर है और उसमें हिस्ट्री में आता है कि उसने बहुत बार क्यूनिन ले चुका है। ठीक है, तो वो हेल्प करता है ब्लैक वाटर फीवर को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स होते हैं, कोल्ड, एक्सपोजर टू सन, ट्रॉमा, फटीग, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन। ठीक है, तो ये कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन दिस केस क्यूनिन एक्ट एज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। और कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और होते हैं जो ब्लैक वाटर के लिए जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्यूनिन तो है ही, लेकिन साथ में और कौन होता है आपका, कोल्ड हो सकता है, एक्सपोजर टू सन हो सकता है, ट्रोमा होता है, फटीग होता है, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लास्ट है आपका एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन। ये कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, किसके लिए, आपके ब्लैक वाटर फीवर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो पहला कॉज तो आपका फैल्सीफेरम है, सेकेंड क्यूनिन हो गया, और साथ में ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉज तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ही है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सडन इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, सडन इंट्रावेस्कुलर आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ब्लैक वाटर फीवर। आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस इन ब्लैक वाटर फीवर, एग्जैक्टली जो इसकी पैथोजेनेसिस है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, जो रिसर्च में आई क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ परसेप्शंस हैं, कुछ थिंकिंग है जो आपको बताने वाला हूँ, जिसके बेस पे ये इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसके बेस पे इसको अंडरस्टैंड या कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ आरबीसी सीजोगोनी। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो मलेरिया का पैरासाइट है, जब भी हमारी बॉडी में जाता है तो पहले वो लीवर में जाके ग्रो करता है, और लीवर में जाके ग्रो करके फिर लीवर सेल से बाहर आता है, फिर आरबीसी में ग्रो करता है, फिर आरबीसी को तोड़ के बाहर आता है, और मलेरिया इस प्रकार से प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जब वो आरबीसी के अंदर रहता है और आरबीसी से निकल के बाहर आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिजॉन्ट बोलते हैं। जो आरबीसी तोड़ के बाहर पैरासाइट आता है उस फॉर्म को हम सिजॉन्ट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजोगोनी बोलते हैं। जो आपने ऑलरेडी मेरी जो लाइफ साइकिल का जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया है कि जो आरबीसी से ब्रेक होके बाहर आता है फॉर्म, उसे हम सेजॉन्ट बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को सीजोगोनी बोलते हैं। जब आरबीसी टूटती है, सिजॉन्ट बाहर आता है, सिजॉन्ट बाहर आता है, साथ में हीमोग्लोबिन भी बाहर आता है, और साथ में आपको बताया था कि मैंने जो पैरासाइट है वो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म करता है और एक पिगमेंट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है हीमोजॉइंट पिगमेंट। तो एग्जैक्टली ऐसी आरबीसी जिसके अंदर, मतलब ऐसी आरबीसी जिसके अंदर पैरासाइट है, तो उसमें पैरासाइट का सिजॉन्ट फॉर्म होगा, हीमोजॉइंट पिगमेंट होगा एंड हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पार्शियली करता है, जिससे हीमोजॉइंट पिगमेंट बनाता है। तो एक इन्फेक्टेड आरबीसी, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से इन्फेक्टेड जो आरबीसी है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का सिजॉन्ट फॉर्म होगा, दूसरा कौन सा फॉर्म होगा, उसमें हीमोजॉइंट पिगमेंट होगा एंड हीमोग्लोबिन होगा। जैसे आरबीसी टूटेगी तीनों निकल के बाहर आएंगे, हीमोजॉइंट पिगमेंट भी बाहर आएगा, सिजॉन्ट भी बाहर आएगा, और साथ में हीमोग्लोबिन भी बाहर आएगा, क्योंकि आरबीसी रप्चर हो गई है। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है
वो आरबीसी के अंदर होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों बाहर आता है, सिजॉइंट आ गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोजॉइन आ गया। ठीक है, लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता है, आरबीसी रप्चर होती है और कंटिन्यूअसली क्या होता है, सिजॉइंट बाहर आता रहता है। कंटिन्यूअसली सिजॉइंट बाहर आएगा आरबीसी रप्चर होने के कारण, तो हीमोजॉइन पिगमेंट भी आएगा एंड साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीमोग्लोबिन भी आएगा। जितनी अधिक आरबीसी टूटेंगी उतना अधिक, मतलब जितना अधिक आरबीसी टूटेंगे उतना अधिक सिजॉइंट आएगा, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा आरबीसी में सिजॉइंट बनेगा, ज़्यादा आरबीसी में सिजॉइंट बनेगा, सिजॉइंट बाहर निकलने के लिए आरबीसी को रप्चर करेगा, उतनी अधिक आरबीसी टूटेंगी और उतनी अधिक सिजॉइंट बाहर आएगा, उतना अधिक हीमोजॉइन पिगमेंट आएगा और साथ में इंपॉर्टेंटली हमको याद रखना है हीमोग्लोबिन। मतलब जब भी हीमो ब्लैक वाटर फीवर हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी, जो मैक्सिमम आरबीसी हैं उसके अंदर सिजॉन्ट है। इसका मतलब है मैक्सिमम आरबीसीज के अंदर क्या है, पैरासाइट प्रेजेंट है, मतलब सीवियर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, सीवियर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का पैरासाइट बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, सीवियर फॉर्म होता है, तभी आपको क्या मिलता है, ब्लैक वाटर फीवर मिलता है। तो जितना आरबीसी टूटेगा सिजॉन्ट बाहर निकलेगा, हीमोजॉइंट निकलेगा एंड फाइनली हीमोग्लोबिन निकलेगा। एग्जैक्टली हमको यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में सोचना है, क्योंकि सिजॉन्ट तो आगे जाके फिर नई आरबीसी को अटैक करेगा और वो ग्रो करेगा एंड फाइनल फिर से जॉइंट बनाएगा। हीमोजॉइन पिगमेंट जो आ रहा है वो एग्जैक्टली कपकपी शिवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीवर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो हम यहाँ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, जो निकल रहा साथ में, वो क्या करेगा, लगातार हीमोग्लोबिन निकलता जाएगा और ये जो हीमोग्लोबिन है कंटिन्यूसली क्या होगा, निकलता रहेगा, लगातार फेल्सीफेरम का अटैक होगा, लगातार हीमोग्लोबिन निकलेगा। और जैसे हीमोग्लोबिन निकल के आता है ब्लड में, नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में नहीं होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में नहीं होता, सर्कुलेशन में नहीं होता है। वो तो जब आपकी आरबीसी नॉर्मली 120 दिन की होती है, वो हमारे स्प्लीन की बहुत नैरो वाली ब्लड वेसल्स से होकर गुजरती है। स्प्लीन की जो नैरो वाली ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, उस फ्रेजाइल 120 दिन की जो आरबीसी होती है फ्रेजाइल हो जाती है, उसकी मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है। जब वहाँ से वो गुजरती है वो डैमेज होती है और वहीं के वहीं उसकी जो आपकी स्प्लीन की जो मैक्रोफेजेस होती हैं उसको इंगल्फ कर लेती हैं और इंगल्फ करके अंदर ले लेती हैं और हीमोग्लोबिन को ब्लड सर्कुलेशन में आने से रोकती हैं। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत आ भी गया है तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप के वहाँ पर हेप्टोग्लोबिन्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो उसको बाइंड कर लेते हैं, जो उसको बाइंड कर लेते हैं, फ्री होने से रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर लार्ज नंबर में जब हीमोग्लोबिन निकल के आता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, उसी जॉइंट बाहर निकल रहा है, तो जब लार्ज नंबर हीमोग्लोबिन आता है, तो लार्ज नंबर हीमोग्लोबिन निकल के आता है, डायरेक्टली कहाँ पर आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है। तो जो हेप्टोग्लोबिन है वो भी उससे बाइंड नहीं हो पाता है और लार्ज नंबर में फ्री हीमोग्लोबिन पड़ा रहता है, कहाँ पर, सर्कुलेशन में पड़ा रहता है। तो पहला कारण हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, आरबीसी का, जिससे हीमोग्लोबिन निकल रहा है। लेकिन कौन सी आरबीसी, जिसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का इन्फेक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब लगातार हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पर ब्लड में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नॉर्मली इस हीमोग्लोबिन को नॉर्मल सर्कुलेशन में मानती नहीं है, मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन होता नहीं है, यदि होगा भी तो वो हेप्टोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। लेकिन हेप्टोग्लोबिन की इतनी कमी हो गई है क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन आ गया है। तो जब ब्लड में लार्ज नंबर में हीमोग्लोबिन पड़ा रहेगा तो हमारी बॉडी इसको क्या मानने लगती है, एंटीजन। इसको क्या रीड करने लगती है, एंटीजन रीड करने लगती है। और जब एंटीजन रीड करती है तो क्या करती है, वो अगेंस्ट एग्जैक्टली क्या फॉर्म करने लगती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करने लगती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगती है, किसके अगेंस्ट, हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट। या एग्जैक्टली हम बोलेंगे ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी के आरई सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडीज फॉर्म करवाता है एग्जैक्टली आरबीसी के अगेंस्ट। एग्जैक्टली किसके अगेंस्ट, आरबीसी किसके अगेंस्ट फॉर्म करवाता है, आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कराता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी इरिथ्रोसाइट ऑटो एंटीबॉडी। क्या नाम है, एंटी इरिथ्रोसाइट, मतलब हो गया आरबीसी, एंटी इरिथ्रोसाइट ऑटो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो ऑटो एंटीबॉडीज है ये स्पेसिफिकली क्या करती है, आरबीसी पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है, आरबीसी पे अटैक करती है। और आरबीसी को, जो नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी हैं, कैसी आरबीसी, नॉन इन्फेक्टेड, जिसके अंदर सिजॉन्ट नहीं है, जिसके अंदर पैरासाइट नहीं है, उन आरबीसी को भी तोड़ने का काम करना चालू कर देती हैं। इसका मतलब है जो इन्फेक्टेड आरबीसी वो तो टूट रही हैं, साथ में ड्यू टू हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटी
इर्थोसाइटिक ऑटो एंटीबॉडीज, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो हेल्दी आरबीसी को भी क्या करने लगती हैं, तोड़ने लगती हैं, और जिस कारण से नॉर्मल और जो है आपकी इन्फेक्टेड आरबीसी हैं दोनों टूटने लगती हैं, और लार्ज नंबर में क्या बनने लगता है वहां पर, आपके सर्कुलेशन में क्या आने लगता है, हीमोग्लोबिन आने लगता है, और लार्ज नंबर में वहां पर क्या आने लगता है, हीमोग्लोबिन आने लगता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिर किस चीज के लिए, ब्लैक वाटर के लिए। तो यहाँ पर दो कारण से हीमोग्लोबिन ज्यादा आ रहा है, पहले तो फैल्सिफेरम कारण हो गया, लेकिन ज्यादा हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, और ये एंटीफेरम कारण हो गया, लेकिन ज्यादा हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, और ये एंटीबॉडी ने क्या कर दी अगेन, ये एंटीबॉडी क्या कर दी अगेन जो फ्रेश आरबीसी उनको तोड़ने लगी, और उससे भी क्या करने लगी, वहां से भी हीमोग्लोबिन निकलने लगा और ब्लड सर्कुलेशन में आने लगा। दो तरीके से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के सर्कुलेशन में बढ़ रहा है, एक इन्फेक्टेड आरबीसी से, एक नॉर्मल आरबीसी से, ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज के कारण। लेकिन जो ऑटो एंटीबॉडी उन्हीं आरबीसी पे ज्यादा काम करती हैं जिन आरबीसी के पास G6PD नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, G6PD। G6PD एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होता है जो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, जो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक मटेरियल से, टॉक्सिक सब्सटेंस से, एंटीबॉडीज से। ठीक है, तो एग्जैक्टली जब किसी ह्यूमन बॉडी में आरबीसी तो हैं, लेकिन कई बार G6PD उनके आरबीसी में नहीं होता है, कई बार उनकी G6PD आरबीसी में नहीं होता है, तो G6PD की डेफिशिएंसी होती है उन आरबीसी में, ये ऑटो एंटीबॉडी बहुत फास्ट वर्क करती है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगती है, फ्रेश आरबीसी को मारने लगती है। तो ऐसी फ्रेश आरबीसी को ज्यादा ये ऑटो एंटीबॉडी मारती है जिनके पास G6PD नहीं होता है। जिनके पास G6PD होगा, हो सकता है वो जल्दी डैमेज ना हो, वो रप्चर ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन जिसकी बॉडी में G6PD डेफिशिएंसी है उसमें तो आपकी मैक्सिमम जो फ्रेश मतलब हेल्दी नॉन इन्फेक्टेड आरबीसी वो टूटने लगेंगी, क्योंकि उनकी बॉडी में, ब्लड में, आरबीसी में G6PD की डेफिशिएंसी है। तो G6PD वाले पे ज़्यादा अटैक करती है एज कंपेयर जिसमें G6PD है। मतलब मान लेते हैं ये G6PD वाली है और G6PD इसमें नहीं है, तो एंटीबॉडी ज़्यादा कहाँ काम करेगी, जहाँ पर G6PD नहीं है। जहाँ पर है तो वहाँ पर वो स्लो वर्क करेगी और कम मात्रा में आरबीसी को डैमेज करेगी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, ये देखेंगे। तो फाइनली क्या होगा, आपकी आरबीसी डैमेज होगी और लगातार हीमोग्लोबिन क्या होगा, सर्कुलेशन में आने लगेगा। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन सर्कुलेशन में आता है, हीमोग्लोबिन सर्कुलेशन में आता है तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूप में चेंज होता है, या तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म में चेंज होता है, या ये तीन तरीके से ये अपने आप में बदलाव ला सकता है, ये अपने आप को चेंज करता है। पहला जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली हम बता दें आपको कि सबसे पहले क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन यूरिया सबसे पहले आप याद रखें, जिसे हम ब्लैक वाटर बोलने वाले हैं। जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है ये किडनी से फिल्टर होकर पेशाब में, यूरिन में आने लगता है। जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उस यूरिन फॉर्मेशन में जब किडनी फिल्टर करता है तो हीमोग्लोबिन छोटा मॉलिक्यूल होता है जो इजीली क्या होता है, उस जो आपके ग्लोमेरुलाई जो होती हैं जहाँ से आपका फिल्टर होता है ब्लड, उसमें से आपका एल्ब्यूमिन नहीं जा पाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं जा पाता, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आरबीसी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन छोटा मॉलिक्यूल होता है जो इजीली उससे निकल कर यूरिन में आ जाता है, और आप यूरिन टेस्ट कराएंगे उसमें आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जैसे ही आपको यूरिन टेस्ट कराते हो, यूरिन में आपको हीमोग्लोबिन मिल रहा है, तो हम इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया। तो जो ब्लड सर्कुलेशन में आपका जो हीमोग्लोबिन आया है, पहला तो हम ये याद कर लें कि वो किडनी से निकल के बाहर जाने वाला है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, या हीमोग्लोबिन यूरिया फॉर्म कर रहा है, मतलब यूरिन में हीमोग्लोबिन आ गया है। पहला ये होता है सिंपल। दूसरा हम बात करेंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है ये एग्जैक्टली कन्वर्ट होता है हमारे लीवर में जाकर, एग्जैक्टली ये, या सॉरी हमारे जो स्प्लीन में जाता है, या हमारी बॉडी के जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, हमारे बॉडी का जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वहाँ पर जाता है, और मतलब एग्जैक्टली स्प्लीन में जाता है, और वहाँ पर क्या फॉर्म करता है, बिलीरुबिन फॉर्म करता है। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो 120 दिन की जो आरबीसी होती हैं, वो नॉर्मली हम बात करते हैं पहले, तो 120 दिन की जो आरबीसी होती हैं वो बिलीरुबिन फॉर्म करती हैं, और मतलब आरबीसी जब टूटती है, नॉर्मल टूटती है, उसमें बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन जो होता है, जो बनता है बिलीरुबिन स्प्लीन में, वो क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है।
ठीक है? लेकिन हमारी बॉडी उन्हीं सब्सटेंस को बाहर निकालती है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो बिलीरुबिन है, लीवर में पहुँचता है और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है और जो हमारी किडनी के द्वारा और हमारी लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो लैट्रिन का जो कलर होता है, पीला होता है, वो बिलीरुबिन का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना? एंड पेशाब में भी कई बार पीलापन आता है, वो भी एक बिलीरुबिन का फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपका जो यूरिन से जो बिलीरुबिन निकल रहा है, वो यूरोबिलिनोजन कहलाता है और जो लैट्रिन का जो पीला कलर आ रहा है, वो स्टर्कोबिलिनोजन कहलाता है। ये दोनों बिलीरुबिन के एक फॉर्म होते हैं और ये जो बिलीरुबिन बाहर निकल रहा है, ये एक्चुअली वाटर सॉल्युबल होता है, वही बाहर निकल पाता है। तो जो है हमारी नॉर्मल हमारी बॉडी में बिलीरुबिन बनता है जब भी आरबीसी टूटती है। तो यहाँ पर आरबीसी टूट रही है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है, उससे फाइनली क्या बनेगा? बिलीरुबिन बनेगा। बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है? और साथ में हीमोसिड्रिन भी बनता है। क्या बनता है? हीमोसिड्रिन। जो हीमोग्लोबिन है, ये हमारी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स के कारण मैक्सिमम नंबर में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उसमें से कुछ मात्रा में किडनी से बाहर निकल गया, जिसे हमने बोल दिया हीमोग्लोबिन यूरिया बोल दिया, ठीक है ना? दूसरा जो है, कुछ मात्रा में बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया और कुछ मात्रा में हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो गया। जब बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल जितना अधिक आरबीसी टूटेगी, उतना अधिक हीमोग्लोबिन, उतना अधिक बिलीरुबिन बनेगा, तो ब्लड में भी क्या होगा? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हाइपर बिलीरुबिनीमिया। मिया मतलब होता है ब्लड। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकलेगा तो ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा, ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा और बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो हम बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर बिलीरुबिनीमिया। मिया MIA लिखा है, मतलब ब्लड की बात कर रहे हैं और हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिया RIA लिखा है, मतलब ये यूरिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आपका हीमोग्लोबिन बना है, वो कुछ किडनी से बाहर निकल गया, कुछ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ने इसको बिलीरुबिन में, हीमोसिडेट में कन्वर्ट कर दिया और जो बिलीरुबिन ब्लड में लगातार बढ़ेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे? हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा, ठीक है? एंड लास्ट हम एक और बात करेंगे, जो कुछ हीमोग्लोबिन है, वो कैटाबोलाइज होता है और फाइनली बनाता है क्या? मीथेम एल्बुमिनीमिया। मीथेम एल्बुमिनीमिया। मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया। मीथेम एल्बुमिनीमिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मीथेम एल्बुमिनीमिया कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? बिलीरुबिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? दोनों को पढ़ना पड़ेगा कैसे बिलीरुबिन फॉर्म होता है। तो जो आपकी आरबीसी लगातार टूट रही है मलेरिया के पेशेंट में, वो आरबीसी जो लगातार हीमोग्लोबिन निकल रहा है, जो ऑटो एंटीबॉडीज बन गई, उससे जो हीमोग्लोबिन निकल रहा है, ये हीमोग्लोबिन जो है किडनी से बाहर निकलेगा, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा तो वहाँ क्या बना लेगा आपका? वो फॉर्म करेगा बिलीरुबिन, हीमोसिडेन फॉर्म करेगा, एक्जेक्टली बिलीरुबिन बनाएगा, तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा। एंड एक और क्या बनाएगा? वो कैटाबोलाइज होकर क्या बनाएगा वहाँ पर? आपका एक्जेक्टली मीथेम मीथेम एल्बुमिनीमिया। मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया। मिया फिर हो गया ब्लड के अंदर मिलेगा आपको, ब्लड में ही मिलेगा, ये भी ब्लड में मिलेगा। मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया कहाँ मिलता है? ब्लड में ही मिलता है। हाइपोबिलिरुबिnemia कहाँ मिलेगा? आपको ब्लड में ही मिलेगा, मतलब ब्लड मिया ब्लड मतलब होता है, ठीक है? तो मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपरबिलिरुबिnemia एंड यूरिन में क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन यूरिया। इस तरीके से ये जो हीमोग्लोबिन है, इन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि मीथेम एल्ब्यूमिनीमिया कैसे फॉर्म होता है, बिलिरुबिन कैसे फॉर्म होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा, ठीक है? वो हम लोग देखेंगे। और एक्जेक्टली जो ब्लैक वाटर फीवर है, उसमें एक सिम्टम है इंपॉर्टेंटली हीमोग्लोबिन यूरिया, ये हमको मिल रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन इन यूरिन हमको मिलेगा, ठीक है? यही एक्जेक्टली ब्लैक वाटर फीवर होता है। तो किसी पेशेंट में यदि कोई मलेरिया का पेशेंट है और उसकी बॉडी में यदि किसी आपके पास कोई मलेरिया का पेशेंट आता है और उसकी यदि यूरिन में आपको हीमोग्लोबिन मिल गया, दैट मीन्स वो क्या का केस है? ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर आप समझ जाएंगे कि बॉडी के अंदर कौन सा पैरासाइट है? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम पैरासाइट अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? तो इस प्रकार से छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक वाटर फीवर का, जो आपके शॉर्ट नोट्स में भी आता है, एग्जाम के व्यू से बहुत जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी, क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि क्लिनिकली आपने देखा कि भैया हीमोग्लोबिन आ रहा है आपका यूरिन में, तो आपको एक दिमाग में सोच आएगा कि ब्लैक वाटर फीवर तो नहीं है, ठीक है? अगर मलेरिया पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना है कि ब्लैक वाटर फीवर है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन सर्कुलेशन में अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा यदि आपने ये मेरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो, ठीक?